और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की हर बड़ी हस्ती पर चीन की नापाक नजर है। राष्ट्रपति हो या पीएम, चीन की हर किसी की जासूसी करवा रहा था। हिंदुस्तान की हर बड़ी हस्ती की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन से जुड़ी इस हैरान करने वाली जानकारी के बाद हंगामा मच गया। जानकारी के मुताबिक चीन सरकार अपनी एक आईटी कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों को उनकी जासूसी करा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप चीन पर लग रहा है। आरोप यह कि अखबार का यह दावा है कि चीन की कंपनी सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी कर रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चीन ने कई लोगों की जासूसी करवाई। ये बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एक अखबार के हवाले से यह दावा किया गया कि कई ऐसे नाम यानी 10,000 के तकरीबन लोग हैं जिनकी जासूसी चीन करा रहा था। कई ऐसी कंपनियां हैं आईटी की, चीन की, जो फिलहाल इस काम में लगी हुई हैं। इसमें कई नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। न इसमें साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि चीन सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी कर रही थी चीनी कंपनियां। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की निकलकर सामने आ रही कई महत्वपूर्ण नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था चीन। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप लगा है चीन की इन कंपनियों पर। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप बोले इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ अमित हमारे साथ है, मिंटू हमारे साथ है। सबसे पहले अमित का रुख, अमित यानी सरकार का अब क्या रुख होगा वो देखना होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कानून का उल्लंघन है वो इस चीनी कंपनी ने किया है और अब आने वाले दिनों में इस बात की ये जांच होगी कि किन किन प्रावधानों के अंतर्गत कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये एक सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल की मॉनिटरिंग की जा रही थी और बेहद सूक्ष्म तरीके से वहाँ पर एक एक शख्स की जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे मकसद क्या है, कौन कौन लोग हैं, अन्य कौन कंपनियां साथ है और कितने समय से सहयोग मिल रहा था इस कंपनी को। इन सारी बिंदुओं पर जांच होगी और एक सख्त कार्रवाई इस कंपनी और इसकी जितनी भी ब्रांचेस है इंडिया में वो तय है। साथ ही आने वाले दिनों में इसी तरीके की और कंपनी जो डेटा इकट्ठा करती हैं उन पर भी शिकंजा कसने की पूरी यहां पर संभावना है। लेकिन अमिताभ, जिस तरीके से सरकार अब इस पर कदम जरूर उठाएगी, लेकिन चीन को किस तरीके से और जवाब दिया जा सकता है? क्योंकि चीन जो है वो लगातार एक के बाद ऐसी ही साजिश कर रहा है। तो चीन को एक बार किस तरीके का जवाब भारत सरकार दे कि चीन को दोबारा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। संदीप। हाँ, देखिए अर्पिता, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, खासतौर पे कि चीन लगातार ज़मीनी स्तर पे भी जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जिस तरीके से वो कंप्यूटर्स में घुस के जो है भारतीय लोगों की कंप्यूटर में घुस के उनकी डाटा इकट्ठा कर रहा है, उनके जो है पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो इकट्ठे कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चीन जो है एक साथ कई फ्रंट खोल के रखना चाहता है ताकि जो है भारत को जो है उलझाया जा सके किसी भी तरीके से। खास बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की, जिसमें कि सारे के सारे ज़्यादातर जो है गणमान्य व्यक्ति हैं, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि चीन जो है किसी बड़ी लंबी साजिश के तहत जो है इस पूरे काम को अंजाम दे रहा था। क्योंकि जरा सी चीज़ें, क्योंकि अगर बात करें हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन या ऐसे लोग जो कि अब जॉब में नहीं हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो जब अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कुछ लिखते हैं या किसी तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक सेंस मिलना शुरू हो जाता है कि आखिर आने वाले टाइम में किस तरीके के हालात हो सकते हैं। तो यही वजह है कि चीन का फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पे सबसे ज़्यादा था, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हमेशा से हिंदुस्तान में बनी रही, खासतौर पर पॉलिटिकल सिचुएशंस की हम लोग बात करें, तो ऐसे में चाइना जो है कोशिश करता है कि हर एक ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया जाए ताकि अभी कभी ज़रूरत पड़ी, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन अमिताभ, बड़ा सवाल ये है कि चीन किस तरीके से साजिश रच गया कि 10,000 लोग, एक दो नहीं,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों की जासूसी का आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है और आपको याद होगा जब पहले भी जब 4G और 5G के लिए जब बिडिंग की शुरुआत हुई थी तो भारतीय संचार मंत्रालय ने रविशंकर प्रसाद ने खुद आगे बढ़कर चीनी कंपनियों को इस बिडिंग में शामिल न होने का आदेश पारित कर दिया था। ये बहुत बड़ी शुरुआत थी जब गलवान घाटी की घटना हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जब 200 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया तो ये साफ हो गया था कि किस तरह से भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश चीन के टेक्नोलॉजी विभाग ने, चीन की मिलिट्रली चीन की शासन कर रहा है एक भारत का पब्लिक मूड, पब्लिक ओपिनियन भापने के लिए। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अति हो गई है। ये पूरे भारत सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों का, तमाम गणमान्य लोगों की जो जासूसी करवाने की कोशिश की है चीन ने, ये तो अक्षम्य अपराध है। ये इसके लिए तो मुझे लगता है ये कंपनी तो बैन होगी ही होगी। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी IT के क्षेत्र में काम कर रही जितनी भी चीनी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, उनके लिए भी फजीहत खड़ी हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सब कुछ रडार पर होगा। क्योंकि एक डेटा चीन से आया था, उसमें साफ हो गया था कि जो भी ऐसी कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, चाहे वो टेलीकॉम से जुड़ी हुई हो, उनको चीन की मिलिट्री के साथ समझौता करना पड़ता है। उनको वो तमाम पब्लिक डेटा देने पड़ते हैं जिन पर वो काम कर रही होती हैं, चाहे वो टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनियां हो, चाहे IT के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां हो। ठीक है, मैं रोक रही हूं आपको। चीन ने अपनी एक कंपनी के जरिए, जैसे हम जानकारी दे रहे हैं, देश के 10,000 लोगों की जासूसी करवाई। और चीन के लिए जासूसी का ये जो काम है वो जेनहुआ डाटा नाम की एक कंपनी है जो कर रही है। जासूसी करने वाली ये कंपनी जो है वो चीन के शेंजन इलाके में मौजूद है और ये कंपनी चीन की सरकार और सेना के लिए काम करती है। जेनहुआ कंपनी अप्रैल 2018 में रजिस्टर्ड हुई और इस कंपनी के पास 20 से भी ज्यादा सेंटर हैं। 9 सितंबर को जेनहुआ ने अपनी वेबसाइट हालांकि बंद कर दी थी। अमिताभ, यानी 9 सितंबर वो तारीख भी जब जेनहुआ ने अपनी ये वेबसाइट बंद कर दी, यानी ये आभास उन कंपनियों को भी होने लग गया कि उन पर भी बैन लग सकता है। कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस कार्रवाई के आगे की अगर वो इस तरह की जासूसी में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये सीधे एस्पियोनेज यानी जासूसी प्रकरण में पकड़े जाएंगे ये लोग। आप कैसे जनता की नब्ज टटोलने की बात कर सकते हो? अगर आप मिलिट्री स्तर पे फेल हो रहे हो, आप डिप्लोमेटिक स्तर पे फेल हो रहे हो, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, फोरम पे अलग थलग हो रहे हो, तो ऐसे में ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहाँ से है? ये नए तरह के युद्ध की शुरुआत की थी चीन ने, जिसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इससे आप पब्लिक ओपिनियन भी मोड़ कर सकते हो। तो ये कहीं से ये माफ करने वाला अपराध है नहीं। शायद चीनी कंपनियों ने इन तमाम चीज़ों को भांप लिया था कि सरकार को इनके बारे में जानकारी लगने लगी है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की हम अपेक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल अमिताभ, रहिए आप हमारे साथ। वहीं चीन के जासूसी कांड के पर्दाफाश के बाद अब कई सवाल उठते दिख रहे हैं। क्या वन चाइना पॉलिसी पर भारत को अब सोचना चाहिए? ये बड़ा सवाल। क्या ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए? भारत को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध क्या बनाने चाहिए? क्या भारत में चीन के निवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? देश में चीन से आयात पर क्या पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? टेलीकॉम, पावर सेक्टर में चीन के निवेश पर क्या रोक अब लग जानी चाहिए? चीन के सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से क्या रोक लगे? ये चीन की जासूसी का किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। स्टार्टअप कंपनियों में चीन का निवेश खत्म हो, क्या ये भी हो सकता है? मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए, मिंटू तामुली। यानी मिंटू, ये कई सवाल हैं जो देखने होंगे कि भारत का रुख अब क्या होता है, लेकिन पूरी तरीके से भारत सीमा पर तैनात है चीन की किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए। जी अर्पिता, आपने सही कहा कि जिस तरह से हमारा सेना तैनात है भारतीय सीमा पर हर वक्त हर समय, सिर्फ भारतीय सेना नहीं है, यहाँ के जो भी लोग हैं वो सब डटे हुए हैं चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और इस बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये साइकोलॉजिकल जो गेम खेल रहे हो, गेम नहीं हो पाएंगे। उनका जो प्रोपोगेंडा है जो चीन के, ये नहीं चलेंगे इस बार इस नई भारत में। इस बार जिस तरह से मैं पहले भी आपको जिक्र किया कि दुर्गा उत्सव आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हजारों करोड़ की व्यवसाय होते हैं चीन से जो निर्मित सामान आता है, इसमें भी उनका रोक लगेगा। और जो आप बोल रहे हैं जैसे कि आपके जो कंपनियां जो हमारे डाटा कलेक्शन कर रहे थे, जो कि मुख्यमंत्री या से लेके हर किसी की VIP का जो वो कर रहे थे, वो अभी खुलासा हो चुका है। चीन की बैक आना ही होगा। एक तरफ संदीप, एक तरफ तो ये कि चीन अपनी साजिशों में लगा हुआ है, जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है पूरी तरीके से तैयार है। वहां पर हवाई पट्टी बनाने की योजना है, जो पुराने हवाई पट्टी उनको आधुनिक करने की भी योजना है।
बिल्कुल अर्पिता, देखिए हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि चीन जो है वो किसी ना किसी इस तरीके की हरकत कर सकता है। तो ऐसे में भारतीय सेना ने अपने आप को पूरा मजबूत किया है। जिस तरीके से बात करें हम लोग सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे हमारे जितने भी ALGs हैं उनको हमने एक्टिवेट कर चुका है हम लोग। साथ ही जो मेन जो रनवेज हैं उनको भी हम लोगों ने बड़ा किया है। लेह जो है वो सबसे बड़ा रनवे है यहाँ पे पूरे लद्दाख में, तो उसको भी जो है पूरी तरीके से, क्योंकि ये सिविल एयरक्राफ्ट तो यहाँ उतरते हैं, साथ ही ये मिलिट्री एयरबेस है, तो ऐसे में इसको भी हमने मजबूत किया है। भारत को पता है कि चीन वो ऐसा देश है जो कि हमेशा से ही उसके दिमाग में इस तरीके की खुराफात रहती है कि कैसे दूसरे देश की ज़मीन को हड़प सके, और ऐसे में इस इलाके में चीन को ये लगता है कि अगर वो अपनी मजबूती बढ़ाता है तो उसको आसानी होगी। लेकिन अब ये उसकी गलतफहमी है। भारत ने अपनी तरफ से इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, लगातार बताया जा रहा है कि नए हेलीपैड जो है वो बनाए जाएंगे, साथ ही संदीप मैं रोक रही हूं, इसी बीच बड़ी खबर, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना लगातार हमारे क्षेत्र में घुस रही है और सरकार उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि चीन की सेना ने लद्दाख में अभी भी हमारे एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। मैंने यह रक्षा मंत्री है, हमारा फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी भी है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि चीनी जो साजिश हो रहे हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, प्लीज चीनी साजिश हम देख रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि चीनी की फौज हमारी सरजमीन के 1000 स्क्वायर किलोमीटर अपने कब्जे में रखा। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी समेत देश की कई बड़ी हस्तियों और संस्थानों की जासूसी के मामले को शिवसेना नेता संजय राउत ने बेहद गंभीर बताया। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि चीन बहुत पहले से दरअसल ये जासूसी करवा रहा है, लेकिन अब दुश्मनी बढ़ने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं। सभी देश, बड़े देश एक दूसरे के ऊपर ऐसी निगरानी रखते हैं। अब चाइना के प्रधानमंत्री जब हमारे देश में आए थे और अहमदाबाद चले गए थे और झूला झूल रहे थे, तभी यही चल रहा था, तभी यही निगरानी रखने की उनकी बात चल रही थी। लेकिन अब जब हमारी दुश्मनी बढ़ गई अचानक से, तब ये बात सामने आई है। लेकिन जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था हमने, तब भी यही काम चल रहा था। प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री अब इस बारे में क्या बयान देते हैं सदन में, तो देखना पड़ेगा। अमित, यानी इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है, और जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि ये बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन अब दुश्मनी आ गई है सामने, इसलिए अब ये खुलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, जब से भारत चीन का विवाद यहाँ पर सामने आया है तब से कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया कि आखिरकार आप पहले इतने दिन तक कर क्या रहे थे, और दावा ये किया जा रहा है कि बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी चीन के कब्जे में है। और यही बात है, चाहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर अधीर रंजन चौधरी ने अभी लोकसभा में उठाया या फिर संजय राउत हो, तो तमाम जो विपक्षी धड़े हैं उनकी ओर से ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में सरकार की तरफ से क्या वास्तविक स्थिति है ये संसद में यहाँ पर सरकार जरूर रखेगी। आखिरकार कैसे भारतीय सीमाओं की रक्षा की जा रही है। ठीक है अमित, मैं रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चीन सीमा पर तनाव से जुड़ी हुई चीन के जासूसी सैटेलाइट ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की पोजीशन समझने के लिए जो तस्वीरें ली, उससे चीन में खलबली मच गई है। भारत की तैयारियों को देखने के बाद चीन की सरकार और सेना दोनों के होश उड़ चुके हैं। चूंकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें चीन के लीक भी हुई, जो वहां की सोशल मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंच चुकी है, और इसलिए इन तस्वीरों की वजह से चीन की सरकार, सेना और जनता तीनों का मनोबल जो है वो टूट गया है। न्यूज़ 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के जासूसी उपग्रह की तस्वीरों से मचा हड़कंप। ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को देखकर चीन में खलबली। चीनी सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरें वायरल।
भारत को डराने की कोशिश में तरह तरह के सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी करने वाले चीन का भेजा फ्राई हो चुका है। अपने लड़ाकू विमानों की आवाज सुनकर खुश होने वाला चीन का दिमाग अचानक सुन्न पड़ चुका है। अपने जिन मिसाइलों पर चीन दम भरता था, अचानक वो सभी चीन को फीके नजर आने लगे हैं। अपने जिन टैंकों के बल पर वो दुनिया को कुचलने का ख्वाब पालता था, अचानक वो ख्वाब भारत के सैनिकों के पैरों तले रौंदते हुए महसूस हो रहे हैं। और इन सब की वजह है कुछ तस्वीरें जो चीन के जासूसी उपग्रह ने आसमान से ली है। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन की हवा टाइट है। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। दोनों ओर से तैनाती लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन चीन की सेना का मनोबल अचानक इन तस्वीरों को देखकर गिर चुका है। हालांकि बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन ने पूरे देश से अपनी सैनिकों को बुलाकर LAC पर तैनात कर दिया, तो इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपने कैंप लगा दिए। चीन के जो जासूसी सैटेलाइट है उसे भारतीय सेना की ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती की जो तस्वीरें मिली हैं, उसके बाद से चीन में खलबली मची हुई है। चीनी सेना के बड़े अफसर अपने जवानों को जंग के जैसे सपने दिखाते थे, उसमें मिसाइलों की आतिशबाजी का जिक्र होता था। चीनी जनरल अपनी फौज को कारपेट बॉम्बिंग के ख्वाब दिखाते थे। चीनी जनरल अपने जवानों को ऐसे गोला बारूद और हथियारों के सपने दिखाते थे जिससे महसूस कर चीन की सेना को मुगालता पालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। लेकिन चीन के जासूसी उपग्रह ने चीन की सरकार, सेना और आम जनता को भारत की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई है और उसे देखकर चीन का हलक सूखने लगा है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेसफा के मुताबिक चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें चीनी सैटेलाइट गाफेन 2 की हैं। इनमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं, जिनमें भारत की सेना के जवान पहाड़ की चोटियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि चीनी कैंप नीचे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन समझ चुका है कि भारत नीचे से भी लड़ेगा और ऊपर से भी मारेगा। ऐसे में चीन समझ चुका है कि उसके लिए अब भारत के सामने टिक पाना मुश्किल है। दरअसल चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने PLA के कैंप के बहुत ऊपर पहुंचकर कैंप बना लिए हैं। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चेबंदी के अलावा फिंगर 2 और फिंगर 3 इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह से लैस भारतीय सैनिकों ने ठाकुंग से लेकर रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। वहीं इससे पहले डेट्रेसफा की शेयर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा था कि चीन ने ब्लैक टॉप हिल के इलाके के आसपास भारी तैनाती शुरू कर दी है। चीन ये तय करना चाहता है कि यहां कोई मूवमेंट ना हो और अगर हो तो उससे निपटा जा सके। भारतीय खेमे की तैयारी से बौखलाए चीन ने यहां सपोर्ट कैंप भी तेजी से लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चीन ये सब कुछ सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए कर रहा है। भारतीय सेना की पोजीशन देखने के बाद ये वो समझ चुका है कि अब एक भी गलत कदम उस पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों का दावा है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर 29-30 अगस्त के बाद से ज्यादा तनाव है, जब चीनी सैनिक उकसावे वाली कार्रवाई में लगकर दक्षिण तट पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत को यहां की प्रमुख ऊंचाइयों वाली खाली पड़ी रणनीतिक चोटियों को अपने कब्जे में लेकर सैनिकों की तैनाती के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वक्त पैंगोंग इलाके की लगभग सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम भी हैं।
भारत का ऊंचाइयों वाली रणनीतिक चोटियों पर बैठने का मतलब साफ है। अब भारत चीन को रास्ते पर लाने के लिए उसको उसकी ही भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। एलएसी पर चीन को चौतरफा मात देने के लिए भारत सरकार ने पूरे लद्दाख क्षेत्र को अभेद किले में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द ही लद्दाख के सभी जो इलाके हैं उनको हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख को हवाई रूट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाएंगे। लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और 8 हेलीपैड पहले से ही बने हैं और नई हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाने के साथ ही पुरानी हवाई पट्टियों और हेलीपैड को भी आधुनिक बनाया जाएगा। यानी भारत पूरी तरीके से तैयार है। जो खबर सामने आ रही है वो ये कि एक योजना उसको मंजूरी मिली और इस योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाएंगे। हालांकि अभी 3 हवाई पट्टी और 8 हेलीपैड वहां पर हैं, उन्हें आधुनिक करने की भी कोशिश होगी, उसे भी पूरी तरीके से हर मोर्चे के लिए तैयार करना होगा। आपको बता दें बड़ी खबर यह है, चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दरअसल जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख को हवाई रूट से जोड़ने की जो योजना है उसको मंजूरी दे दी है और इसको मंजूरी मिलते ही इस योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाएंगे। हालांकि 3 हवाई पट्टियां अभी वहां हैं, 8 हेलीपैड भी हैं, लेकिन उन्हें आधुनिक भी किया जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया ने भारत चीन के बीच बने सीमा विवाद पर बड़ी पड़ताल की। पड़ताल में पता लगा कि 29 और 30 अगस्त की रात कैसे भारतीय सेना के जाबाजों ने दक्षिण पैंगोंग की कई चोटियों पर कब्जा जमाया, कब यह प्लान तैयार किया गया और कैसे इस ऑपरेशन के लिए एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास टोली को चुना गया। 29 और 30 अगस्त की उस अंधेरी रात में जो कुछ हुआ, चीन की आर्मी को उसकी भनक बहुत देर से लगी और जब तक चीन की लालसें न जागी तब तक हमारे शूरवीर कई चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके थे। न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने भारतीय सेना के ऑपरेशन दक्षिण पैंगोंग पर बड़ी पड़ताल की। इस पड़ताल में पता लगा कि 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात एलएसी पर पैंगोंग झील के नजदीक भारतीय सेना ने कैसे चीन को धूल चटाई और कैसे अंधेरी रात में महज 120 मिनट के अंदर एसएफएफ ने कई चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। 29-30 अगस्त की रात को जिन चोटियों पर एसएफएफ की विकास टीम ने तिरंगा लहराया था, उस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि सेना की सुरक्षा में तैनात फॉर्मेशन ट्रूप्स को भी इसकी जानकारी नहीं थी। न्यूज़ 18 को 29 और 30 की रात की पूरी खबर पता लगी है, जिसके मुताबिक खुद जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कई दिन पहले ही कर ली गई थी। दिल्ली में आला अधिकारियों को खबर थी कि एलएसी पर पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में चीन की पोजीशन क्या है। चीन को करारा जवाब देने के लिए नई दिल्ली में बड़े सैन्य अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। चीन से कैसे छीनी पहाड़ियां। 24 अगस्त की दोपहर को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। उनके साथ बैठक में कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में चीन से अहम चोटियां छीनने की रणनीति बनाई गई। एसएफएफ की एक खास टीम को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। इस ऑपरेशन का खतरा समझते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश भी दे दिए थे। एसएफएफ की टीम को खास वजह से चुना गया था। एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स माउंटेन डिवीजन की स्पेशल फोर्स होती है। 29-30 अगस्त की रात को हुए ऑपरेशन के लिए जिस एसएफएफ की टुकड़ी को चुना गया, उस टुकड़ी में तिब्बत के जवान भी शामिल थे। इस टुकड़ी को चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जवान उस तरीके के इलाके और मौसम में ढले हुए होते हैं। अगर हमें दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो 18,000 से 19,000 की फीट की ऊंचाई पर जहां लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये जवान वहां मैराथन भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश परवरिश इसी तरीके के इलाकों में हुई है। एसएफएफ की टीम चुने जाने के बाद ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई। ऑपरेशन में तय किया गया कि हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ,
और रेकिन लॉ चोटियों पर कब्जा किया जाएगा। इन चोटियों पर कब्जा करने के लिए एसएफएफ की टुकड़ियों को 120 मिनट का महज वक्त दिया गया। एसएफएफ की टुकड़ियों को सपोर्ट देने के लिए चोटियों के नजदीक बड़ी तोपें और मिसाइलें तैनात कर दी गई। भारतीय सेना ने अपने कैंपों में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। इसके अलावा कंधे से दागी जाने वाली इग्ला मिसाइल के साथ जवानों की तैनाती कर दी गई। जवानों को आदेश दे दिए गए कि चीन के एयरक्राफ्ट देखते ही ध्वस्त कर दिए जाएं। ऑपरेशन की तैयारी पूरी होते ही एसएफएफ की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया। साथ ही रेकी करके ये भी पता लगा लिया गया कि आखिर चीन की तैयारी क्या है। चीन ने मोल्डो के पास पांगुर लेक पर T-15 टैंक तैनात करके रखे थे। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि भारत कोई पलटवार करने वाला है। एसएफएफ की टुकड़ी और भारतीय सेना ने तैयारी पूरी कर ली थी। एलएसी की ओर बढ़ते हुए सैनिक आगे बढ़ते चोटियों के नजदीक पहुंच चुके थे। तब इंतजार था अंधेरा गहराने का और जैसे ही अंधेरा गहराया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कमांडर का इशारा मिलते ही एसएफएफ की टुकड़ी ने इस पांगुर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिजली की गति से यह टुकड़ी 120 मिनट से पहले ही ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी। 31 अगस्त की सुबह से पहले 2000 भारतीय जवान चोटियों पर तैनात हो गए। चीन से वापस छीनी गई चोटियों पर फ्रेंच मिलान एंटी टैंक मिसाइल लगा दिए गए। इसके साथ ही कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए। इन हथियारों के सामने मोल्डो में खड़े चीन के टैंक बेकार खड़े रह गए और 31 अगस्त की सुबह तक चीन के मोल्डो मोर्चे पर भारत हावी हो गया। मतलब ये कि इस पांगुर की तलहटी में खड़ा चीन का असला बारूद धरा का धरा रह गया और भारतीय सेना इस हालत में पहुंच गई कि चीन ने जैसे ही पलटवार की सोची, उसके सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। 31 अगस्त की सुबह बदले हालात देखकर चीन को झटका लगा तो चीन ने चोटियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने हवा में गोली चलाकर चेतावनी दी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन की सेना उल्टे पांव भाग निकली, लेकिन एक बार फिर चीन की सेना ने पलटवार की कोशिश की। चीन के जवानों ने मोल्डो की सड़क से रेजोंग लॉ तक हथियार बंद गाड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के एंटी टैंक हथियार देखकर गाड़ियां लेकर वो लौट गए। चोटियों पर कब्जा होते ही चीन को एहसास हो गया कि उनकी फौज की गिनती और उनके हथियार सब धरे के धरे रह गए हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब भारतीय सेना से वो बच नहीं सकते। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का ऑपरेशन भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ, लेकिन बारूदी सुरंग पर पैर पड़ते ही एसएफएफ के सूबेदार निग्मा तेंजिंग शहीद हो गए। 29 अगस्त की रात से ही चीन की सेना की हेकड़ी हवा हो गई और चौथी उंगली यानी फिंगर 4 की सभी चोटियों पर भारतीय सेना के बूटों के कदम ताल से चीन के कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही चीन से जुड़ी हुई। एलएसी पर भारत के कड़े तेवर के बाद अब चीन बुरी तरह से डरा हुआ है। लद्दाख में मुखी खाने के बाद अब चीन झूठ फैलाने में जुटा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर 1962 की जंग का जिक्र किया। चीन को डर है कि अगर जंग हो गई तो इस बार भारत से निपटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और ऐसे में उसने लिखा कि भारत को सैन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए और दोनों देशों को एक होना चाहिए। जबकि सभी जानते हैं कि चीन एक तरफ बात का रास्ता खोजता है, वहीं दूसरी तरफ धोखा देने की फिराक में भी रहता है। और इस वक्त की एक एक्सक्लूसिव खबर चीन से जुड़ी हुई। एक तस्वीर ने चीन की तैयारियों की पोल खोल दी है। न्यूज़ 18 के पास चीन की तैयारियों की पोल खोलने वाली ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन अब बेनकाब हो गया है। चीन अपनी ताकत के भले ही डींगे हाँकता हो, लेकिन उसकी सेना और उसके हथियार कितने ताकतवर हैं, इस वीडियो की वजह से ये दुनिया के सामने आ गया है। चीन की सेना और हथियार की खुली पोल, चीन के हथियारों की ताकत दुनिया के सामने बेनकाब, चीन की झूठी दादागिरी की खुली पोल।
लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन की सरकारी मीडिया रोज प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी धौंस दिखा रही है। चीन कभी बम बरसाने वाले विमान के वीडियो जारी करता है, तो कभी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का झांसा देता रहता है। लेकिन ऊंचाई पर डेरा जमा चुके भारतीय सेना के पराक्रम का उसके पास कोई जवाब नहीं है, और इसका सबूत मिला है चीन की सेना के एक वीडियो से। चीन की सेना के एक वीडियो ने उसके जवान और हथियारों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। यह वीडियो उसी का सबूत है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखाई देने वाले एक इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान एक ट्रेनर भी चीनी सेना के जवान के साथ खड़े होकर निर्देश दे रहा है। मौके पर चीनी सेना के लाल झंडे भी नजर आते हैं। तैयारी पूरी होते ही चीनी सेना का यह जवान अपने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर को रखता है और इसके बाद ट्रेनर जवान को काउंटडाउन देना शुरू करता है। और जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने की बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान दोनों पलक झपकते ही दुबक पड़ते हैं और जैसे ही उन्हें गड़बड़ी का एहसास होता है, इन दोनों के साथ ही साथ इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भी भागने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेनर और जवान लॉन्चर की हालत देखने जाते हैं तो वो जमीन पर बीच से ही टूटा नजर आता है। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती वाला ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए। इस मिसाइल लॉन्चर ने चीन की ताकत की पोल खोल के रख दी है। आसमान की तरफ जाने वाला ये मिसाइल किस तरह ट्रिगर दबाते ही धूल चाटने लगा, ये सारी दुनिया ने देखा और चीन इन्हीं हथियारों के दम पर पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन दुनिया भर के हथियारों की नकल कर असल हथियारों से होड़ लेना चीन के लिए मुसीबत को न्योता देना ही है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया जा चुका है कि चीनी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उसमें से ज्यादातर हथियार दूसरे देशों की नकल करके बनाए गए हैं। और जब सामने भारत जैसा देश हो तो चीन के लिए उससे पार पाना और भी नामुमकिन साबित होगा, यह तय है। चीन को धीरे धीरे अब यह समझ में आने लगा है कि लद्दाख में गोली नहीं, भारत के हथियार ही उसे भागने पर मजबूर करेंगे। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 4 महीनों से जारी तनाव समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। भारतीय सेना इन कठिन इलाकों में चीन पर बढ़त बनाने के लिए लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत की सेना ने पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सितंबर की शुरुआत होते ही इस इलाके में अब ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है और इसे ध्यान में रखकर भारत ने मुकम्मल तैयारी भी की है। चूंकि ये तनाव अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा, इसलिए भारतीय फौज अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा रही है। भारत को ठंडे इलाके और ऊंचाई वाली जगहों पर युद्ध का अनुभव है। कारगिल में पाकिस्तान को इसी अनुभव के बूते पर भारत ने मात दी थी। उस वक्त भारत ने बोफोर्स तोप से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उस समय भारत की वायुसेना ने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। अब भारत के पास राफाल भी है, जिसकी ताकत से दुनिया वाकिफ है।
इसीलिए चीन पूर्वी लद्दाख में इतनी ऊंचाई पर भारत के साथ जंग लड़ने का अंजाम समझ सकता है। अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने के लिए भारत ने कई और इंतजाम भी किए हैं। भारत ने भीषण ठंड को महसूस कर आर्कटिक टेंट का इंतजाम किया है, जो -50 डिग्री तक का तापमान झेल सकता है। ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं का भी इन टेंटों पर कोई असर नहीं होता। रात के घुप अंधेरे में दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना के पास थर्मल इमेजर हैं। ये शरीर से निकल रही गर्मी के आधार पर सूचना देता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर के आसपास होती है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ठंड के दिनों में राइफल के जैम होने की भी कई बार शिकायतें मिलती है। ऐसे में एंटी मटेरियल राइफल दिन और रात दूर तक दुश्मन पर निशाना लगाने में मददगार होते हैं। इसकी रेंज 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। ये 12.7 mm के बुलेट फायर कर सकती है। नाइट साइट लगे होने के कारण इन राइफलों से रात में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। भारत की इन तैयारियों की वजह से चीन बौखलाया हुआ है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीनी विदेश मंत्रालय ठंड के दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाए जाने की बात करने लगा है। उसको डर है कि अगर इतनी ठंड में उसके नौसिखिए सैनिक रहे तो वो भारत की गोली से नहीं बल्कि वहां के मौसम की मार से पहले ही मर जाएंगे।